हेलो थ्री एन फैमिली। विश यू आ हैप्पी दीपावली। आई होप कि ये दीपावली आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग छोटे शॉपकीपर से दिए ज़रूर लीजिएगा, ताकि वो भी अपनी दिवाली को आप लोग की तरह ही सेलिब्रेट कर पाएँ। और जितनी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं करिएगा। उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगी, और आपको हेल्प करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो कभी कभी ही सही और किसी अच्छे ओकेज़न पे ही सही, लेकिन हेल्प करनी चाहिए। तो ट्राई करिएगा कि आप लोग की हेल्प से किसी और की दीपावली काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके। तो चलिए इसी के साथ ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कितना बड़ा बना पाऊँगा या नहीं, क्योंकि आज की तो मेरी छुट्टी थी। बट थ्री एन फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता, तो उनके लिए ये दिवाली का गिफ्ट हो गया। वीडियो छोटा हो तो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देगा, क्योंकि आज की मेरी छुट्टी थी और मैं छुट्टी के बाद भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो नोबल को एक्सप्लेन करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बू फैमिली ल्यू फैमिली को अटैक करने के लिए उनके घर तक पहुंच चुकी थी। तो इस एपिसोड में हमें डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद ल्यू फैमिली के काफ़ी सारे लोग अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं और उनके हाथ में काफ़ी पावरफुल वेपन्स भी होते हैं। साथ ही साथ वो बू फैमिली के साथ आए हुए सोल्जर्स को काफ़ी बुरी तरीके से देख रहे थे, यहाँ तक कि हुआ भाई भी पीछे के सोल्जर्स को काउंट करता है और उनका कंपैरिजन अपने ल्यू कैप फैमिली के सोल्जर्स के साथ करता है। तो उसने पाया था कि बू फैमिली इस बार सच में काफ़ी ज़्यादा सोल्जर लेके आई हुई है। सोल्जर्स की क्वांटिटी तो फिर भी दूसरी बात थी, बू फैमिली का हेड और वो एल्डर, इन दोनों की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बीस्ट लेवल की थी। और हुआ भाई को पता था कि अगर जियोयान यहाँ पे हेल्प नहीं करता है तो हो सकता है कि उसकी ल्यू फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी जाए। और तो उसे ये भी नहीं पता था कि जियोयान हेल्प करेगा भी या नहीं करेगा। जैसे ही ल्यू हुआ भाई डोर के बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसके कंधे पे एक हाथ आ जाता है। उस हाथ को देखकर जैसे ही वो मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके पीछे फर्स्ट एल्डर थे, जो कि इस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे और साथ ही साथ उनका चेहरा भी पीला पड़ गया था। ये देख कर ल्यू हुआ भाई उन्हें आराम करने के लिए कहता है, लेकिन तभी एल्डर उसको रोकते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं ओल्ड, मैं भी आखिरकार ल्यू फैमिली का ही मेंबर हूँ। भले ही मैं घायल हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने सेक्ट की तरफ से फाइट जरूर करूँगा। ये बूढ़ा इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है। साथ ही साथ वो जियान की बात करते हुए कहता है कि आज उन्होंने मुझे ठीक ही समझाया है। मैं मेरी अथॉरिटीज़ को देखते हुए कुछ ज़्यादा ही ईगोफुल हो गया था। वो बोलता है कि अगर आज हमारा क्लेन इस फाइट को जीत जाता है तो मैं कभी भी आपके डिसीजंस पे इंटरफेयर नहीं करूँगा। इसके बाद का सब कुछ आखिरकार क्लेन के हेड के ऊपर ही डिपेंड होगा। इस बार फर्स्ट एल्डर जो कुछ भी बोल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके से था, मतलब कि सब कुछ सच ही था। साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा घायल था, फिर भी फाइट करने के लिए वो आया था, जो कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी। उनकी बात को सुनकर ल्यू हुआ भाई अपना सिर हिला देता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तरीके से फर्स्ट एल्डर को देख रहा होता है। इसके बाद भी दोनों बुक लेन के चीफ और उस एल्डर की तरफ देखने लगते हैं। हालांकि फर्स्ट एल्डर जैसे ही उस ओल्ड मैन को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिस पे वो एल्डर कहता है कि क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। इसके बाद वो ईविल स्माइल देते हुए कहता है, तुमने सही कहा, ना ही मैं मरा हूँ और ना ही अब मैं वीक हूँ। मैं पहले ही एक डूजून लेवल का वॉरियर बन चुका हूँ। तो आपको कैसा लगा ये खुशखबरी सुनकर? उसकी बात को सुनकर फर्स्ट एल्डर और ल्यू क्लेन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। डू जून एक ऐसा वॉरियर था जो कि किंग यांग सिटी में काफ़ी लॉन्ग टाइम से ही नहीं दिखाई दिया था। उसकी बात को सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि अगर आप डू जून लेवल का वॉरियर बन चुके हैं तो आप अभी भी किंग यांग सिटी में क्यों हैं? क्या आपको ऊपर के लोगों ने अपने पास नहीं बुलाया है? शायद ये किसी और जगह की बात कर रहे थे। साथ ही साथ उन्हें उस एल्डर की बात पे विश्वास भी नहीं हो रहा था। उनकी बात को सुनकर एल्डर कहता है ल्यू क्लेन के फर्स्ट एल्डर से कि तुम मुझे रूल के बारे में बिल्कुल भी मत बताओ। ये रूल उनके लिए है जो कि डूजोन लेवल पर काफ़ी लॉन्ग टाइम से पहुंचे हुए हैं। हालांकि ओल्ड मैं अभी अभी ब्रेक थ्रू करके डूजोन लेवल पर पहुंचा हूं, तो मैं यहाँ 1 या 2 दिन तो रह ही सकता हूँ। इसके बाद वो फर्स्ट एल्डर को चढ़ाते हुए कहता है, ल्यू सिंह चैंग, तुम इतने सालों के बाद बस इतना ही सुधार कर पाए हो। तुम्हारी वो स्ट्रेंथ और पावर कहाँ गई? ये सब देखने में बस इतना सा ही है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एल्डर उसकी बात को सुनकर इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि उनका पूरा शरीर कांपने लगता है
और अगर वो गंभीर रूप से घायल नहीं होते तो संभावना थी कि वो अब तक उसके ऊपर अटैक भी कर चुके होते। उस एल्डर को देखकर लियू हुआबाई को अचानक से कुछ याद आता है, जिसके बाद उसका पीला चेहरा तुरंत ही गुलाबी हो जाता है और वो कहता है, आप पिछली पीढ़ी के बू सेक्ट के ओल्ड बू कोई हैं, है ना? हुआबाई को अच्छी तरीके से याद था कि जब ये एल्डर डाउलिंग की स्टेज पर था तब ये अचानक ही गायब हो गया था। हालांकि तब लोगों ने इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि ये किसी बीस्ट के हाथों मार दिया गया होगा। हालांकि इसके गायब होने के कुछ ही टाइम के बाद ल्यू क्लेंस के मेंबर भी अचानक ही धीरे धीरे कम होने लगे थे और बिना किसी ऑथेंटिक रीज़न के उनकी डेथ होने लगी थी। और मरने वाले वॉरियर्स कोई वीक वॉरियर्स नहीं थे, उनकी पावर डू वांग क्लास तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी अननोन रीज़न से वो मारे गए थे। वो कोई इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसने काफ़ी सारे एल्डर्स को तो मारा ही था, साथ ही साथ उसने ल्यू क्लेन के फर्स्ट एल्डर को भी उस टाइम पे मार दिया था, जो कि पूरे किंगयांग सिटी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। और फर्स्ट एल्डर की डेथ के बाद का ही टाइम था कि ये ल्यू क्लेन धीरे धीरे वीक होता चला गया था। हालांकि ल्यू क्लेन ने वुकुई को मारने के लिए अपने कुछ पावरफुल एल्डर्स को भेजा भी था, लेकिन वो उसे पकड़ने में कैपेबल नहीं हुए थे। इसीलिए जब वो सब लौटे तो उन्होंने कहा था कि वो कोई चट्टान से गिरकर मर गया, और इस बात को उसी टाइम पे वहीं ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी कि वुकुई की डेथ नहीं हुई थी, ना ही उसकी डेथ हुई, और बल्कि जब वो अब सामने आया है तो वो एक अलग ही लेवल का वॉरियर बन चुका है, जो कि ल्यू क्लेन के फर्स्ट एल्डर से भी ज़्यादा पावरफुल है। उसे देखने के बाद हुआ भाई अपने सोल्जर्स को देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे। ये देखकर वो कहता है, हमें हमारे ल्यू क्लेन के कल के लिए आज लड़ना होगा, वो क्लेन के इन सभी लोगों को मार डालो। उसकी बात सुनकर सभी लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और इसके बाद वो जोयान को याद करते हैं, जो कि अभी भी ल्यू क्लेन के मैंसन के अंदर ही बैठा हुआ था। और इसके बाद वो अपनी पावरफुल डुइकुई को चार्ज करते हैं और बू क्लेन के सोल्जर के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद ली हुआवाई और फर्स्ट एल्डर बू क्लेन के चीफ और उस एल्डर बू कुई के ऊपर अटैक कर देते हैं। अचानक हुए इस अटैक को देखकर बू क्लेन के सोल्जर धीरे धीरे स्टार्टिंग में हारते हुए नजर आने लगे थे। हालांकि ल्यू क्लेन के मेंबर्स तो अब अपनी जान के लिए फाइट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो बचे और इस फाइट को जीतेंगे तभी उनका ल्यू क्लेन सर्वाइव कर पाएगा। हालांकि ल्यू क्लेन के पास प्रॉफिट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा और बू क्लेन के सोल्जर्स ने उन्हें बहुत जल्दी ही सप्रेस करके अपना ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। और उनकी पावर और स्ट्रेंथ को देखते हुए सभी को पता था कि वो बहुत जल्दी ही ल्यू क्लेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि अभी भी एक जगह ऐसी थी जहां पे ल्यू क्लेन के सोल्जर्स बू क्लेन की आर्मी पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे थे और उन्हें पीछे की ओर धकेल रहे थे। जियोयान भी उसी तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हुए देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग फाइट कर रहे थे जिन्हें ल्यू जियांग लीड कर रहा था। बू क्लेन का ग्रैंड एल्डर जैसे ही ये सीन देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए तुरंत ही एक अटैक करता है, जिसके कारण ल्यू क्लेन के काफ़ी सारे एल्डर्स पीछे की तरफ हट जाते हैं। और इसी के साथ ही बू क्लेन के काफ़ी सारे सोल्जर्स उस जगह पे बढ़ जाते हैं जहाँ पे ल्यू जियांग फाइट कर रहा था। यहाँ पे जियोयान ल्यू क्लेन के मैंसन में बैठे हुए बाहर के बैटल के बारे में फील कर सकता था, साथ ही साथ वो बुकुई को भी फील कर सकता था, जो कि ल्यू जियांग की तरफ चार्ज कर रहा था। ये देखकर जियोयान धीरे से स्माइल करता है और इसके बाद ल्यू क्लेन के आंगन में घूमने लगता है। वो तालाब में देखता है जहाँ पे दो मछलियाँ आपस में खाने के लिए झगड़ा कर रही थी। ये देखकर जियोयान एक पत्थर उठाता है और एक मछली की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण मछलियाँ तुरंत ही किनारे की तरफ भागने लगती हैं। और जस्ट उसी टाइम पे बैटल में फर्स्ट एल्डर बू क्लेन का एल्डर बू कोई एक पल के लिए रुक जाता है और उसके सोल्जर जो कि उसके साथ आए हुए थे तुरंत ही पीछे हटने लगते हैं। अब तक बू कोई की पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी थी और उसे पसीना आने लगा था। उसे अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडक फील हो रही थी और साथ ही साथ उसका शरीर अचानक से ही दर्जनों मीटर पीछे चला गया था। वो आगे की तरफ झुकता है और अपने हाथों को भी ज़बरदस्ती जोड़ लेता है और इसके बाद कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि किस सीनियर ने इस जूनियर के साथ ऐसा किया है। मैं बस यही चाहता हूँ कि सीनियर इस फाइट पे इंटरफेयर ना करें और इस जूनियर को इस मामले को सुलझा लेने की प्रतीक्षा करें। मैं अपनी गलती के लिए सीनियर से माफ़ी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इसमें इंटरफेयर ना करें, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। वो कोई ऐसा बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा सावधान दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने अंदाज़ा लगा लिया था
कि जिसने भी ये पावर शो की है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस होना चाहिए। बुकुई की ऐसी हरकतों को देखकर ल्यू क्लेन के सभी मेंबर्स अचानक से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इसके बाद वो एक साथ ही हवेली की तरफ देखते हैं। हालांकि वहाँ पे उन्हें जियोयान नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी उन्हें एक वॉइस सुनाई देती है जो कि जियोयान की ही होती है, जो कि वू फैमिली के एल्डर का मजाक उड़ा रहा होता है। और ये सुनकर वू फैमिली के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि जियोयान ने जो कहा था वो था, आप सभी लोग मुझे मारने आए हैं तो मैं अब और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहूँगा। हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में था और फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी आराम करने नहीं दिया है। अब मामला ऐसा है तो आप लोगों को मुझे दोष बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, है ना। और इतना कहने के बाद जियोयान ल्यू फैमिली के इंट्रेंस गेट के ऊपर दिखाई देता है। साथ ही साथ वो बुकुई को देख रहा होता है और उसके फेस में इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होते। बुकुई जैसे ही जियोयान को देखता है और उसकी नज़र जियोयान से मिलती है तो उसका पूरा शरीर अचानक से काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से कांपने लगता है और वो तुरंत ही आसमान से नीचे उतरकर जियोयान को ग्रीट करता है। और जिसके बाद वो कहता है, जूनियर बुकुई सीनियर को ग्रीट करता है, आज का मामला सिर्फ हमारी नासमझी और गलतफहमी के कारण हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सीनियर मुझे और मेरे बुकुई बू फैमिली को अपने आराम में खलल डालने के लिए माफ़ कर देंगे। जूनियर मैं उन्हें अभी के अभी वापस लेके जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है और कहता है, आप सब घर वापस जाओ इडियट्स। साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद वो आगे कहता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई सीनियर के आराम में खलल डालने की? क्या आप में से कोई यहाँ पे जीना नहीं चाहता है? वो कहता है कि तुम सभी लोग क्लेन में वापस जाओ और 1 महीने तक क्लेन से एक भी कदम बाहर मत निकालना। जो भी क्लेन से कदम बाहर निकालेगा वो जान से मार दिया जाएगा। और इतना कहने के बाद वो कोई तुरंत ही जियोयान की तरफ मुड़कर देखता है तो अभी भी जियोयान का चेहरा इमोशनलेस और बिल्कुल शांत था, जो देखकर वो कोई काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और उसके फेस इंप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। और वो मुड़कर वापस से अपने क्लेन वालों को डांटने ही वाला था कि तभी जियोयान कहता है, बस ना ही तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत है और ना ही तुम्हें कुछ दिखाने की। तुम्हारी वू फैमिली से यहाँ आज जो कोई भी आया है वो निश्चित रूप से आज मरेगा। साथ ही साथ तुमने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो, इसीलिए अब तुम मुझसे माफ़ी की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। हालांकि जियोयान ने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से ये सब कहा होता है, लेकिन वो कोई जियोयान की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है। हालांकि जियोयान की पावर और पोजीशन को देखते हुए वो एक छोटे से डूजून लेवल के वॉरियर को अपने सामने से भागते हुए कैसे जाने दे सकता था। इसीलिए जियोयान खाली हवा में अपना हाथ उठाता है और तेज़ी से नीचे पटक देता है, जिसके बाद बुकुई जो कि हवा में भाग रहा था तेज़ी से एक विस्फोट होता है और वो ज़मीन में जाकर गिरता है और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। धूल की लपटें जब धीरे धीरे हटती हैं तो वहाँ पे बुकुई दिखाया जाता है, जो कि ज़मीन में पड़ा हुआ था और उसके बॉडी में ब्लड के काफ़ी सारे निशान थे। मतलब कि वो खून से लथपथ हो गया था और उसकी बॉडी में कोई भी ऑरा और एनर्जी फील नहीं हो रही थी, जिसके कारण किसी को भी पता नहीं था कि वो जिंदा है या मर गया। बुकुई की लाश को देखकर यहाँ पे हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, यहाँ तक कि बुकलेन के वो मेंबर्स जो कि अब तक काफ़ी ज़्यादा उछल रहे थे, अब तक ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और इसके बाद वो अपनी फुल स्पीड में वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। जियोयान जैसे ही देखता है कि वो सभी लोग भाग रहे हैं तो वो एक बार फिर से अपना हाथ खाली हवा में बढ़ाता है और उसे जकड़ता है। जैसे ही जियोयान ने यह किया था तो सभी कोई देख सकता था कि वू फैमिली के वो सभी सोल्जर अचानक से हवा में डिस्ट्रॉय हो गए हैं और चारों तरफ ब्लड की फॉग फैल गई है। ल्यू क्लेन के लोग तो अब तक काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे। उन्होंने जब देखा कि जियोयान ने उनमें से किसी के ऊपर भी दया नहीं की थी और एक ही अटैक में काफ़ी ज़्यादा निर्दयी तरीके से उन सभी को मार डाला था, जो देखकर वो समझ गए थे कि जियोयान का फाउंडेशन तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उन्हें पता था कि अगर जियोयान से वो फ्रेंडशिप रखते हैं तो फ्यूचर में उन्हें काफ़ी सारे प्रॉफिट्स होने वाले हैं। इसीलिए वो तुरंत ही जियोयान की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करने लगते हैं और कुछ ने तो घुटने भी टेक दिए थे और वो तुरंत ही जियोयान को ग्रीट करते हैं। वो सभी चाहते थे कि जियोयान उन्हें डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट कर ले। हालांकि जियोयान अपना सिर घुमाता है और इसके बाद ल्यू जियांग की तरफ देखता है और इसके बाद वो ल्यू जियांग को अपने पास आने का इशारा करते हुए
उससे कहता है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो, है ना। जियोयान की बात को सुनकर लिू जियांग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से कहता है, एल्डर मैं वास्तव में एक एल्केमिस्ट हूँ, बट मेरा बैड लक है कि मेरे पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कम है। साथ ही साथ कोई ऐसा भी नहीं है जो कि मुझे एल्केमी सिखा सके, इसीलिए मैं अभी भी एल्केमिस्ट लेवल की 4th रैंक पर ही बना हुआ हूँ। कृपया एल्डर मुझ पर हंसे नहीं। जिस पे जियान अपना सिर हिलाता है और इसके बाद वो लिू जियांग की तरफ देखते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसमें एक स्क्रोल दिखाई देता है, जिसे जियान काफ़ी ज़्यादा लापरवाही से लिू जियांग की तरफ उछाल देता है। जियान वो स्क्रोल देने के बाद कहता है कि ये एक टियर 8 के एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं और इससे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में ये आपके ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। लिू जियांग जैसे ही जियोयान की बात सुनता है तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। टियर 8 के एल्केमिस्ट वास्तव में एल्केमिस्ट लेवल पर पीक एग्जिस्टेंस माने जाते हैं, मतलब कि उनकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर भी जियोयान ने ये उसे इतनी आसानी से दे दिया था। लिू जियांग काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए जियोयान की तरफ देखता है और तुरंत ही झुकते हुए उसे ग्रीट करता है और कहता है, धन्यवाद सीनियर, मुझे ये स्क्रोल देने के लिए और आपकी काइंडनेस के लिए मैं सदा ही आपका आभारी रहूँगा। और इसके बाद वो कहता है, मास्टर अपने डिसाइबल का प्रणाम स्वीकार करें। और ऐसा बोलने के बाद लिू जियांग तुरंत ही ज़मीन पर घुटने टेकने ही वाला था, तभी जियान अपने हाथ से उसे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से हेल्प करता है और उसे उठाता है। और इसके बाद जियान कहता है कि मैंने आपको ये 8 रैंक के कीमिया ग्रैंड मास्टर का एक्सपीरियंस दिया है, इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे धन्यवाद दें, बल्कि मुझे लगता है कि आपके पास एक अच्छा कैरेक्टर है, साथ ही साथ आपके पास एक हार्ड कल्टीवेशन है और साथ ही साथ आप ब्रेव भी हैं। इसके बाद जियान कहता है कि तुम अगर मेरा डिसाइबल बनना चाहते हो तो तुम भी अभी उतने कैपेबल नहीं हूँ। सच कहूँ तो जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा बेटर था, इसीलिए अगर तुम मेरा डिसाइबल बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले एक एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुँचना होगा। जब आप एक बार इस लेवल को अचीव कर लेंगे तो मैं आपको अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट कर लूँगा। जैसे ही वो जियोयान की बात को सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए जियोयान की तरफ देखता है और कहता है, यदि 8 रैंक का एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर उनका डिसाइबल बनने का क्राइटेरिया है तो उनका मास्टर कितना ज़्यादा पावरफुल ना होगा। इसीलिए लिू जियांग तुरंत ही अपना सिर नीचे कर लेता है और कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद हमें ल्यू क्लेन का मेन हॉल दिखाया जाता है। इस मेन हॉल में कुछ ही लोग खड़े हुए थे, जिसमें से लिू जियांग भी एक था। हालांकि बैठक व्यवस्था में काफ़ी सारी चेंजेस किए गए थे, जिसमें से एल्डर की 2 सीटें थी, जिसमें से एक में लिू हुआबाई और दूसरे में जोयान बैठा हुआ था। इसके बाद नीचे लिू सिनचेंग जो कि फर्स्ट एल्डर थे और बाकी लोग हॉल के दोनों किनारों की सीटों पर बैठे हुए थे। वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड तरीके से जियोयान और लिू हुआन बाई की तरफ देख रहे थे। यहाँ पे लिू जियांग भी फर्स्ट एल्डर के पीछे ही खड़ा था और वो जियोयान को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से देख रहा था। इसके बाद लिू हुआबाई जियोयान को देखकर स्माइल करता है और अपनी सीट से खड़ा होकर जियोयान के सामने आ जाता है। और जैसे ही वो खड़ा हुआ था, नीचे के सभी एल्डर्स और फर्स्ट एल्डर भी खड़े हो जाते हैं। तभी लिू हुआबाई अपने घुटने टेक कर जियोयान को तुरंत ही ग्रीट करता है, जिसके बाद नीचे के सभी लोग भी तुरंत अपने हाथ जोड़कर जियोयान को ग्रीट करते हैं, जिसमें फर्स्ट एल्डर और लिू जियांग भी थे। तभी लिू हुआबाई कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर, हम जूनियर साहब से प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम आपकी हेल्प के लिए अपने लाइफ की प्रतिज्ञा करते हैं, मतलब आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जियोयान तुरंत ही लिू हुआबाई की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि लिू हुआबाई उसे धन्यवाद तो देना ही चाहता है, साथ ही साथ वो उसके साथ ही चलना चाहता है। तभी जियोयान स्माइल करते हुए उससे कहता है, क्या मैं आपके ल्यू क्लेन की लाइब्रेरी में जा सकता हूँ? अगर आपको कोई समस्या ना हो तो। जियोयान उस लाइब्रेरी में इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो कुछ मेडिकल हब्स के बारे में जानना चाहता था जो उसने उस फॉरेस्ट से कलेक्ट किए थे,
क्योंकि जोयान को अब तक उनका नाम भी नहीं पता था। लिu क्लैन का चीफ लिu हुआबाई तुरंत ही एक्साइटेड हो जाता है जैसे ही वो जोयान को उसकी लाइब्रेरी में जाने के लिए सुनता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो जोयान को खुश रखेगा तो साउथ वेस्ट एरिया में ऐसा कोई भी एल्डर नहीं है जो कि उसके साथ फाइट करेगा या कि उसे और उसके क्लैन की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत करेगा। इसीलिए लिu हुआबाई तुरंत ही जोयान के बात को एक्सेप्ट करके जोयान का गाइडेंस करने लगता है। इस बार जोयान भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा था और वो आगे आगे चलने की पहल नहीं कर रहा था। वो लिu हुआबाई को गाइड करने के लिए पूरा सपोर्ट दे रहा था और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था। आखिरकार उसे उन हब्स के नाम पता चलने वाले थे। यहाँ पे लिu हुआबाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो जोयान से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर तक चलने के बाद आखिरकार वो एक बगीचे के पास पहुंचते हैं जहां पे उसे एक लाइब्रेरी दिखाई देती है। लिu क्लैन का बुक कलेक्शन हॉल अन्य बुक कलेक्शन हॉल से अलग नहीं था। यह बुक कलेक्शन हॉल बांस के जंगल के चारों तरफ घिरा हुआ था, जो कि जोयान देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा एशियंट लुक दे रहा होता है। जोयान और लिu हुआबाई दोनों ही उस बुक कलेक्शन हॉल के बाहर खड़े होकर उसे देख रहे थे। साथ ही साथ जोयान को पता था कि उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर अब यहाँ उसे मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये एपिसोड अब कल एक्सप्लेन करूँगा और उसमें ही हमें पता चलेगा कि हमें और जोयान को क्या आंसर मिले। बेसिकली इस एपिसोड में तो मुझे बस फाइट एक्सप्लेन करनी थी, लेकिन मैंने इसके बाद भी कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन कर दिया है और ये एपिसोड भी मुझे आज अपलोड नहीं करना था, लेकिन दिल नहीं मानता यार, पर डे एपिसोड अपलोड करने की आदत हो चुकी है। तो आई होप कि आज आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। हो सकता है कि नाइट को वीडियो ना आए, क्योंकि आपको पता है कि नाइट को गुड नाइट होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग आज का डे काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ मॉर्निंग पे। बाय बाय।